देवेंद्र भाई, रामचंद्र जी की, सुनील की और सुशील भाई की बात के बाद मुझे बात को कंक्लूड करना है और मुझे लगता है कि देवेंद्र भाई ने पूरा खाका अच्छी तरीके से भावनात्मक वैचारिक रूप से आपके सामने खींच दिया है। मैं सिर्फ उसको की पॉइंट में समराइज कर रहा हूँ। हम सबकी लड़ाई शुरू हुई थी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात से। पहले तो समझ लीजिए ये ऑर्डर नहीं है, ये डिसऑर्डर है। ये कोई वर्ल्ड ऑर्डर नहीं है, ये केवल डिसऑर्डर है। तो ना हमको ऑर्डर चाहिए, कल हमने समझ लिया ये ऑर्डर का मतलब क्या है। कुछ लोग आपको ऑर्डर करेंगे कि आपकी शिक्षा कैसी होगी, आपका खान पान कैसा होगा, आपका धर्म कैसा होगा, आपके मकान कैसे होंगे, आपकी दवाई कैसी होगी, आपकी दिनचर्या कैसी होगी, आपकी सोच कैसी होगी, आपकी सांस कैसी चलेगी, आपकी मौत कैसी होगी, आप दोबारा पैदा होंगे या नहीं। ये ऑर्डर नहीं है। कुछ लोगों की, कुछ मूर्खों की अनंत भूख की अभिव्यक्ति है और कुछ नहीं। राइट? ना हमको ऑर्डर चाहिए, ना हमको डिसऑर्डर चाहिए। हमें तो अपनी भाषा में व्यवस्था चाहिए। हमको व्यवस्था बदलनी नहीं है, बनानी नहीं है, क्योंकि व्यवस्था तो प्रकृति ने दी है, जिसको अनंत काल से हमारे ऋषि मुनियों ने, मनीषियों ने पहचाना है, समझा है और उसको प्रायोगिक रूप में, संस्कार के रूप में, परिवार के रूप में, शिक्षा के रूप में, स्वास्थ्य के रूप में, न्याय के रूप में, दिनचर्या के रूप में, आहारचर्या के रूप में, ऋतुचर्या के रूप में, 16 संस्कार के रूप में हमको सदियों से दिया है। और सदियों से ये संस्कृति अक्षुण्ण चलती आई है। बीच में कभी कुछ पागल राजा महाराजा क्षत्रिय मुनि आए हैं, वो थोड़ा बहुत अपना खेल करके सीमाओं को आगे पीछे बांट के चले गए हैं, परंतु ये संस्कृति अबाध अपनी जगह से चलती रही है। हम उस व्यवस्था में विश्वास करते हैं और हम ये मानते हैं कि वो व्यवस्था इस धरती के, मानव के लिए नहीं, इस सृष्टि के हरेक जीव के आहार, विहार, रक्षण, पोषण और संवर्धन के लिए पर्याप्त है। वो व्यवस्था इस सृष्टि के हरेक जीव के लिए, मानव के लिए नहीं, मात्र के लिए नहीं, हर जीव के आहार, विहार, वो कहाँ रहेगा, क्या खाएगा, कैसे उसका रक्षण होगा, कैसे वो उसका पोषण होगा और अंत में कैसे वो संवर्धन करेगा, क्योंकि वो भी गति में है, वो भी एक योनि से दूसरी योनि की गति में है, क्योंकि वो भी विकास क्रम विकास और जागृति क्रम जागृति में है। सृष्टि का यही नियम है, ये निर्बाध चलना चाहिए और ऐसी व्यवस्था में हमको पूरा विश्वास है। हम उस व्यवस्था को ही स्थापित करना चाहते हैं। तो हमें व्यवस्था परिवर्तन को, अब व्यवस्था क्या है उसमें स्पष्ट करना है। नरेंद्र भाई ने और सभी ने उन्हीं को चिन्हित किया है आपके सामने। मेरी बात पहुंच रही है सब तक? तो कहने का मतलब है, हमें ना ऑर्डर चाहिए, हमें कुछ न्यू नहीं चाहिए, हमें
वर्ल्ड नहीं, हमें डिसऑर्डर नहीं, हमको क्या चाहिए? व्यवस्था। इसके लिए हम काम कर रहे हैं। ये व्यवस्था प्रकृति में ऑलरेडी है, बनानी नहीं। प्रकृति का कण कण उस व्यवस्था में पहले से व्यवस्थित है, संरक्षित है और संवर्धित है, पोषित है। यस और नो? अब जो समस्या है वो केवल मानव के साथ है। उसमें जितना भी अवरोध पैदा किया है वो हम लोगों ने पैदा किया है। राइट? तो हमें किसको सुधारना है? प्रकृति को नहीं। किसको सुधारना है? मानव को। मानव को यानी खुद को। राइट? तो ये जो व्यवस्था है ये प्रकृति में है। इस व्यवस्था में कई तरह की व्यवस्थाएं हैं जिसकी मैंने कल बात की थी। एक व्यवस्था है प्रकृति में, और जब हम प्रकृति की व्यवस्था बोलते हैं तो जल, जंगल, जमीन और जानवर। कोरोना में हमने देख लिया, आदमी अपने दायरे में सिमट जाए ये सभी खिल उठता है। कोरोना में हमने देख लिया, आदमी सिर्फ अपने दायरे में सिमट जाए तो जल, जंगल, जमीन, जानवर, इनको तो 2 साल भी, 5 साल, 10 साल नहीं लगने वाले अपने आप को अपने पूर्ण रूप से, स्वतंत्र रूप से, स्वच्छ रूप से खिलने के लिए। तो सवाल तो केवल और केवल है। तो इस प्रकृति में जो जी रहा है वो जन जी रहा है। व्यवस्था कब आएगी? जब ये जन इनको अपनी प्राथमिकता देके चलेगा। मेरी महत्वाकांक्षा, मेरे सपने, मेरी कल्पनाएं, मेरे सिद्धांत, मेरे विश्वास सेकेंडरी हैं। प्रकृति हमारा प्रथम लक्ष्य है। ये हम सबको पहले समझना, क्लियर होके चलना है। तो हमें कौन सी व्यवस्था चाहिए? वैसी व्यवस्था चाहिए जहां जल, जंगल, जमीन के साथ साथ मानव यानी जन भी संतुलन के साथ, संयम के साथ जिएगा। क्योंकि ये जो सारे मिलके जन को पोषते हैं, पोषित करते हैं, तो जन की जवाबदारी बनती है कि वो इनको भी पोषित करे, संरक्षित रखे, सुरक्षित रखे, स्वस्थ रखे, सहज रखे, नेचुरल रखे और लगातार विस्तृत रखे। तो जन भी अपने मिलके व्यवस्थाएं बनाते हैं। तो जन की व्यवस्थाएं में हम सब लोग व्यक्ति के रूप में रहते हैं, परिवार के रूप में रहते हैं, समाज के रूप में रहते हैं और विश्व के और प्रकृति के रूप में रहते हैं। जो व्यवस्था हमने पिछले 300-400 साल में बनाई है उसने क्या किया? ये भी व्यवस्थित था, ये भी व्यवस्थित था और दोनों एक दूसरे के साथ अनुकूल और उपयोगी थे। परंतु ये जो जिसको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं, ये कुछ नहीं है, ये कुछ व्यापारियों के द्वारा अनंत लाभ, अनंत ताकत, अनंत जन्म जीने की कल्पना का रूप है और कुछ नहीं है। ये व्यापारी हैं जिनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, मानवता, प्रकृति कोई मायने नहीं रखती। उनके लिए केवल एक ही चीज मायने रखती है, मेरा प्रॉफिट, मेरा नियंत्रण, मेरा लाभ। और उसके बदलू क्या हुआ? व्यक्ति, परिवार, समाज, प्रकृति सब एक दूसरे के साथ टूट गए, जिनका दुख रामचंद्र जी ने हमारे सामने व्यक्त किया है, जिसको हम हर रोज अपने परिवार में, अपने समाज में देखते रहते हैं। अब हमें ये गलती हमने करके देख ली, हम भी उसके अनुगामी होके देख लिया।
हम भी अपने घर से निकल के अपने पथ से बिछड़ के हमने देख लिया, अब समय आ गया है हम अपना पथ फिर से पहचाने और अपने घर लौट आए। तो ये आ फिर लौट चले की का आंदोलन भी है, जैसा मैं समझता हूं। अब ये चुनना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी व्यवस्थाओं को सुधारना है। अपनी व्यवस्था में क्या कहेगा, तो क्या सुधारना है कि जन सुधर जाएगा, प्रकृति तो सुधरी हुई है। तो जन को सुधारना है तो हमें अपनी शिक्षा, अपना स्वास्थ्य, अपना न्याय, अपना उत्पादन, अपना कोष या वितरण, ये हमें दुरुस्त करना है। और दुरुस्त करने का एक ही मंत्र है, वो मंत्र जो इस सभ्यता ने, जिसको हम आर्य सभ्यता कहते हैं, जिसको हम सनातन सभ्यता कहते हैं, जब तक उसने उस मंत्र को पकड़ के रखा, ये सभ्यता अक्षुण्ण चलती रही, चाहे कोई अटैक करे या ना करे। वो सूत्र था कि शिक्षा का व्यापार, स्वास्थ्य का व्यापार, न्याय का व्यापार, कोष का व्यापार और प्रकृति और धर्म का व्यापार नहीं होगा। और अगर हमें जनता सरकार मोर्चा करना है, जनता को फिर से केंद्र में लाना है, तो उनको जो समाज की व्यवस्थाएं हैं, जनता की व्यवस्थाएं हैं, जनता को दोबारा सोचना पड़ेगा। उनको सरकार और प्राइवेट दोनों से बाहर फिर से जनता को अपने हाथ में लेना पड़ेगा, राइट। तो हमें गलती से पढ़ा गया कि 3 सत्ताएं होती हैं, धर्म सत्ता होती है, राज सत्ता होती है, अर्थ सत्ता होती है। और ये लड़ाई ये दोनों लड़ रहे हैं, धर्म को भूल के। मैं आपके सामने प्रस्ताव रख रहा हूं, नहीं, सत्ताएं ये 3 नहीं हैं, एक ही है। क्योंकि ये तीनों की तीनों सत्ताएं, जन सत्ता जिसको हम कहते हैं समाज, जिसको हम कहते हैं जनता, असल में सत्ता जनता की है। इनको तो सिर्फ टेम्परेरी सौंपी गई है, इसको सुरक्षा करनी थी, इसको अर्थ अर्जन करना था, इनका और कोई ज्यादा काम नहीं था। अब समय आ गया है कि ये तीनों की सत्ता जनता अपने हाथ में ले। और जनता के हाथ में सत्ता कब जाएगी, जब इनकी सत्ता राजा ने ले ली तो समाजतंत्र राजतंत्र हो गया। जब इसकी सत्ता अब जनता के हाथ से लेके राजा सौंपने जा रहा है या बेचने जा रहा है प्राइवेट को, तो ये हो जाएगा प्राइवेट तंत्र। हमें ना राजतंत्र चाहिए, हमें ना प्राइवेट तंत्र चाहिए, हमें क्या चाहिए, जनतंत्र चाहिए, हमें समाज तंत्र चाहिए, हमें जनता तंत्र चाहिए। इसीलिए जनता सरकार मोर्चा है, ये जनता सरकार मोर्चा का विजन है। तो हमारी इकाई क्या होगी, हमारा काम करने की पद्धति क्या होगी, हमारा प्रोग्राम या कार्यक्रम क्या होगा। हमारा कार्यक्रम होगा कि हम सबसे पहले, हमारी इकाई है मेरा परिवार। रविंद्र भाई ने बहुत गहराई से बात की, स्वावलंबन। हम में से हर एक परिवार को स्वावलंबन दिया है, प्रकृति का हर एक जीव स्वावलंबन में है, तो मानव भी स्वावलंबन में होना चाहिए। तो हर एक परिवार स्वावलंबन में होना चाहिए। मेरा परिवार, मेरा मोहल्ला, मेरा गांव, मेरा तहसील या तालुका,
मेरा जिला, मेरा राज्य, मेरा देश, मेरा विश्व, ये सब एक व्यवस्था का हिस्सा है और इन सब के प्रति हमारी जिम्मेवारी है। और टेक्नोलॉजी के कारण, मार्केट के कारण इन सब का प्रभाव अब मेरे परिवार के ऊपर, मेरे ऊपर सीधा पड़ता है, जो आज तक पहले पड़ता नहीं था। यूक्रेन की घटना या बिल गेट्स की दिमाग की घटना का, या अमेरिका की घटना का, या पूंजीपतियों की घटना का, या WHO की घटना का मेरे ऊपर सीधा प्रभाव पड़ता है। अब मैं उनको इग्नोर, नजरअंदाज नहीं कर सकता। मुझे अगर अपने परिवार की जिम्मेवारी भी लेनी है तो मुझे उनके ऊपर भी नजर रखनी होगी। हम अबोध नहीं रह सकते, हम अजागरूक नहीं रह सकते, हम अपनी मौज मस्ती में नहीं जी सकते, क्योंकि हमें दुनिया से जुड़ना चाहते थे या नहीं जुड़ना चाहते थे, हम जबरदस्ती जोड़ दिए गए हैं। अगर हम जागरूक नहीं रहेंगे तो वो हमारे साथ खिलौनों की तरह खेलेंगे। कोरोना लॉकडाउन वही खिलौनागिरी थी जो हमारे साथ चल रहा है। अब हमें दो चीजों को समझना पड़ेगा, एक है नीति, एक है कूटनीति। ये जिन लोगों ने सत्ता संभाली है, चाहे वो सरकार है चाहे वो प्राइवेट है, इल्यूमिनाटी के नाम से, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नाम से, एलीट के नाम से, रॉथस्चाइल्ड के नाम से, बैंकर के नाम से, ज्यूस के नाम से, जिस भी नाम से है, कोई फर्क पड़ता नहीं है। हम ये जानते हैं क्या उनके पास कोई नीति है या कूटनीति है, अनीति है? उनके पास स्वास्थ्य नीति है या अनीति है? शिक्षा नीति है या अनीति है? अनीति है। हम उनकी सारी की सारी अनीतियों को जान लेंगे, समझ लेंगे, ये कहां से आ रही है, ये कैसे जा रही है, हमारे ऊपर कहां तक आ रही है। क्योंकि जब हम उनकी अनीति, क्योंकि नीति को नीति से निपटा जाता है, कूटनीति को कूटनीति से ही निपटा जाता है। तो हम में से बहुत सारे जो साथी हैं, बजाज जी बैठे हैं, साहिल बैठे हैं, या बहुत से अन्य दोस्त हैं जिन्होंने शायद पिछले 10-20 साल से इस कूटनीति को, इस अनीति को, इस षड्यंत्र को पहचानने में लगाए हैं। राइट? अब वो घटनाएं, राजू दीक्षित जी, उन्होंने इस कूटनीति को बहुत लंबे समय पहले पहचाना था और समाज को संगठित करने के लिए किया। अगर उन्होंने वो बीज नहीं डाले होते तो हम सब लोग यहां बैठे नहीं होते। तो हम बैठे हैं, उनका सपना भी जिंदा है, उनकी निस्बत भी जिंदा है, उनकी भावना भी जिंदा है, अब उनका प्रयास भी जिंदा रहेगा। उन्होंने क्या है, आने वाले रण के लिए सेना तैयार करने का आह्वान दिया था। वो सेना हम उनको सुनिश्चित कर सकते हैं, ये तैयार है। जनता सरकार मोर्चा उन्हीं की सेना है, ये युद्ध के लिए तैयार है। जिस युद्ध की रूपरेखा वो देते आए अपने सारे जीवन में, उस रूपरेखा को हम समझ रहे हैं, देख रहे हैं, पहचान रहे हैं, अब उसके साथ लड़ने के लिए तैयार भी हैं। तो हमारी युद्ध नीति क्या होगी? मेरा परिवार मेरी, ये इसको टूटने नहीं देंगे। हम वो नीचे से ऊपर जाना चाहते हैं, यानी विश्व से ये लोग पूरे परिवार को नियंत्रित करना चाहते हैं। हमें ऐसी व्यवस्था नहीं चाहिए, हम ये बनने नहीं जाएंगे। हमारी व्यवस्था यहां से यहां चलेगी। हमारी व्यवस्था मेरे परिवार से चलेगी, मेरी और यहां से आगे बढ़ेगी। तो हम क्या है, ये यहां से टेक्नोलॉजी के माध्यम से, कानून के माध्यम से, अर्थतंत्र के माध्यम से, पैसे के माध्यम से, षड्यंत्र के माध्यम से चल रहे हैं। हम यहां स्पष्टता के माध्यम से, मूल्यों के माध्यम से, क्लैरिटी के माध्यम से, एकजुटता के माध्यम से चलेंगे। और हमारा हथियार रहेगा कि हम अपनी शिक्षा अपने हाथ में लेंगे।
अपना स्वास्थ्य अपने हाथ में लेंगे, अपना न्याय तंत्र अपने हाथ में लेंगे, अपनी खेती, अपना उत्पादन, अपने बीज, अपना पानी, अपना सूर्य, अपने जंगल, अपना जानवर, अपना जल अपने हाथ में लेंगे, क्योंकि उनकी सारी की सारी जो निस्बत है वो आपको हटा के आपके जल, जंगल, जमीन, जानवर को अपनी अयाशी के लिए, सदा के लिए हथियाने की है। दैट्स इट। आपने ये उनको दे दिया, आप खत्म हो गए। आपने अपने हाथ में रख लिया, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। यही हमारा डिफेंस सिस्टम है, यही हमारा युद्ध है, और इसमें हमको इसको एकजुट रखना है। एकजुट कैसे रखना है? एक परिवार 10 लोगों का होता है, और हर परिवार को शिक्षा चाहिए, हर परिवार को स्वास्थ्य चाहिए, हर परिवार को न्याय चाहिए, हर परिवार को कोई ना कोई उत्पादन, कोई ना कोई कंजम्पशन चाहिए, और हर परिवार को धर्म भी, मूल्य भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे? अपने परिवार में एक एक सदस्यों को तैयार रखेंगे, राइट? उसके बाद 10 में से एक व्यक्ति नेतृत्व संभाल सकता है। जैसे पुराने जमाने में हमारे परिवार में होते 10 लोग थे, पर नेतृत्व एक लेता था। तो हम सब भी निश्चित करेंगे कि हमारा परिवार संयत जब नियंत्रित रहेगा, स्वयं अनुशासित रहेगा, तो हमारे परिवार में एक नियंत्रित रहेगा, और हर एक परिवार के सदस्य की भागीदारी रहेगी शिक्षा में, स्वास्थ्य में, न्याय में। अब यहां क्या आ गया? एक व्यक्ति आ गया। मोहल्ले में मान लीजिए 10 परिवारों से मिलकर मान लीजिए एक मोहल्ला बना, जितने भी बने, उसमें से एक व्यक्ति आ गया, तो यहां 10 व्यक्ति हो गए। 10 मोहल्लों का नेतृत्व अगर कोई एक व्यक्ति संभालता है, मिल के चुनते हैं कि ये स्वास्थ्य को देखेगा, ये शिक्षा को देखेगा, ये न्याय को देखेगा, ये उत्पादन को देखेगा, ये कोष को देखेगा, तो एक एक कमेटी बनती है, उसका एक सदस्य आपके सामने खड़ा होता है। तो हम कहते हैं कि 10 मोहल्लों से मिलके एक गांव बनता है, तो 100 लोग गांव को संभाल सकते हैं। अपनी शिक्षा, अपने स्वास्थ्य, अपने न्याय, अपने उत्पादन, अपने कोष, सबको संभाल सकते हैं या सब नहीं? और उसमें हर परिवार की भागीदारी होगी, क्लैरिटी होगी। और इससे आगे ये जो 100 लोग हैं, 100 गांव को मान लीजिए, 10 गांव को या 100 गांव को मान ले, एक तहसील है। जब ये लोग यहां जाते हैं तो यहां 1000 लोग इसको संभाल लेते हैं, और ये जो लोग आगे जाते हैं ये 10,000 लोग संभाल लेते हैं, और यहाँ जाते हैं तो लाख लोग संभाल लेते हैं, यहाँ 10 लोग 4 लाख संभाल लेते हैं। ये 1 करोड़ से पूरी की पूरी राज्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, न्याय व्यवस्था, सब कुछ हमारे नियंत्रण में आ जाएगा। ये छोटा सा फ्लो है जिसकी शुरुआत हमें जनता सरकार मोर्चा की तरफ से करनी है। ये मॉडल हमको बनाना है। तो हमें अपने आप में बहुत स्पष्टता से परिभाषित करना होगा कि कौन साथी कौन सी जिम्मेवारी संभालेगा। जिम्मेवारियां बहुत सारी हैं, मोटी मोटी 5 हैं। कौन शिक्षा संभालेगा, कौन स्वास्थ्य संभालेगा, कौन न्याय संभालेगा, कौन कोष संभालेगा, और कौन जल, जंगल, जमीन, जानवर के बीच का जो खेती का संतुलन है वो संभालेगा। और अगर हम एक गांव का एक मॉडल तैयार कर लेते हैं, वही मॉडल रेप्लिकेबल है, क्योंकि व्यवस्था वही है, और उसी व्यवस्था में सब लोग अपने आप व्यवस्थित हो सकते हैं। बस हमें ध्यान रखना है शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय को, धर्म को, पर्यावरण को प्रॉफिट और धन मुक्त रखना है। यही हमारी व्यवस्था का सूत्र है। बाकी सब अपने आप में व्यवस्थित होने लगेगा। और उसके लिए जैसा रविंद्र भाई ने कहा, हम सबको स्वावलंबी रहना पड़ेगा, और उसके लिए इस तरह की जो ट्रेनिंग्स हैं वो हमें निरंतर करती रहनी पड़ेंगी। तो ये जो ट्रेनिंग सेशन है, और मुझे लगता है ये अपने आप में बहुत शुभ शुरुआत है। और हम सब मिलके इस ट्रेनिंग को और ज़्यादा परफेक्ट, और ज़्यादा सिस्टमैटिक,
और ज़्यादा फ्रूटफुल बना सकते हैं। तो एक एक जो साथी है जो कौन कौन सी जिम्मेवारी लेना चाहता है वो अपनी उस जिम्मेवारी को निर्धारित करे कि मैं ये जिम्मेवारी लेना चाहता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कितने लोग अपने आप को कृषि के अनुकूल पाते हैं और ऑलरेडी वो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं और वो ये कहते हैं कि अपने गांव का जल जंगल जमीन जानवर मैं कैसे व्यवस्थित हो उसकी पूरी रूपरेखा मैं समझ सकता हूं और गांव वालों को समझा सकता हूं। हाथ खड़ा करो। ये एक टीम हो गई। एक बार दोबारा खड़ा कीजिए। खेती वाले, ये खेती वाले, ये एक टीम हो गई। इसको खेती में इंटरेस्ट है, इसका खेती में हाथ ऊपर रखिए और उसका डिजाइन बनाया जा सकता है जो हम जनता के सामने एक प्रस्ताव के रूप में ले सकते हैं और वहां से जो हमारा मनोमंथन होगा अपने बुजुर्गों के साथ परिवारों के साथ वो उसको हम सुधारते रह सकते हैं। 2, कितने साथी हैं जो शिक्षा में काम करना चाहते हैं? ब्यूटीफुल, मेरा भी खड़ा है। भले मतलब ही उसमें हमारा नेतृत्व और सहयोग करने के लिए मार्गदर्शन करने के लिए नरेंद्र बल्लाड़ी ऑलरेडी है। हाँ। 3, स्वास्थ्य में कौन मित्र है जो काम करना चाहते हैं? वेरी गुड। तो हमारी बहनें बहनों का उसमें सबसे ज्यादा अग्रणी रोल रहेगा। 4, न्याय व्यवस्था कि हमारा जो पंचायत है, हमारा जो कानून है, हमारी जो न्याय व्यवस्था है हम उसको सुदृढ़ करेंगे, उसको मानवीय करेंगे, उसमें हमारी पहल रहेगी। 4, वेरी गुड। 5, अब हर एक गांव को, हर एक परिवार को, हर एक मोहल्ले को, हर एक गांव को, अभी हम इसको रखते हैं, बाकी तो सारा का सारा नंबर्स है। अगर हमें स्वावलंबी रखना है तो आपको अपनी पैदावार, अपनी मार्केट, अपनी प्राइस अपने कंट्रोल में लेनी पड़ेगी। तो कौन है जो समाज के कोष को, वितरण को की जिम्मेवारी लेना चाहते हैं? वेरी गुड है। ये मोटा काम है, मोटे मोटे लोग लेते हैं। मोटे मोटे लोग लेंगे। वेरी गुड, एक और बड़ा नाम आया। गुड। और दोबारा उठाओ। और बहुत अहम, बहुत क्रिटिकल है, वो है हमारी धर्म व्यवस्था। रिलीजन नहीं, धर्म व्यवस्था। जो रित का नियम है, जो सनातन का नियम है, उस सनातन के नियम को कण कण में, जीव जीव में, व्यक्ति व्यक्ति में, परिवार परिवार में, समाज समाज में और समस्त अस्तित्व में देखना, सुनना, समझना और उसको व्यवस्थित करने की जो जिम्मेवारी है, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। उस व्यवस्था को, जो धर्म व्यवस्था है, उसको समझ के उसको सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी कौन लेगा? उसमें सबकी भागीदारी है, उसमें सबकी भागीदारी है, तत्वबोध के साथ। राइट? तो ये मोटी मोटी जिम्मेवारियां हैं जो जिसको हम आज चिन्हित कर लेंगे। अब इन जिम्मेवारियों को जी, हाँ जी, नेतृत्व। ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूं ये कौन है? ये सारे नेता ही हैं जिनको मैं डिस्कस कर रहा हूं। ये शिक्षा में नेतृत्व करेगा, ये परिवार में नेतृत्व करेगा, ये समाज में करेगा। ये नेता ही डेवलप होके आगे जा रहे हैं। ये नेताओं की परिभाषा है, ये नेता को ही मैं परिभाषित कर रहा हूं। ओके, चलो एक शब्द दे देता हूं। उसके लिए चुनाव करना है या सिलेक्शन करनी है? सिलेक्शन कौन करेगा? ये सिलेक्शन हो रहा है। ये 1 से 10 हुए, ये 10 से ये सिलेक्ट होके ही जा रहे हैं। यहाँ कोई इलेक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनका जो चरित्र है, इनका जो ज्ञान है, इनका जो विवेक है, इनका व्यवहार है, वो छुपा हुआ नहीं होगा। इसलिए हमें छुपे हुए बैलेट बॉक्स की जरूरत नहीं है। वो समाज में स्पष्ट होगा, प्रमाणित होगा, इसलिए स्वयं अपने आप में सिलेक्टेड होगा। खत्म से होगी बात। और क्या है?
ये छुपना ही षड्यंत्र है, ये छुपाना ही षड्यंत्र है। इसलिए सीक्रेट बैलेट ही अपने आप में षड्यंत्र है। इसको सीक्रेट बैलेट को हटा दो और सबको सामने कर दो, पता चल जाएगा आज कौन कितने पानी में है। तो हमको कोई सीक्रेट बैलेट नहीं चाहिए, हमें कोई पॉलिंग नहीं चाहिए। हम अपने नेता, हम अपने जो प्रमाणिक लोग हैं, हम अपने परिवार के जनों को, हम अपने भाइयों को पहचान सकते हैं कि वो कितना है। ये जो सहज बूझ है, ये सदियों से चलती आई है, आज भी चलेगी, आगे भी चलेगी। हमें सिर्फ अपनी व्यवस्था को पहचानना, उसको पुनः स्थापित करना है। आपकी खापें यहीं से चल रही है ना, वहां कौन सा इलेक्शन है और कहां जरूरत पड़ी वहां पे। तो ये मोटी मोटी रूपरेखा है जो मैंने आपके सामने रखी। यदि पुलिस डिटेन कर ले तो जबरदस्ती उठाकर ले जाए, ले जाने लगे तो अगर आप यहां से गए हो तो ये आपके साथ आएंगे, अगर आप यहां से गए हो तो ये आपके साथ आएंगे, अगर आप यहां से गए हो तो मात्र ये आपके साथ रह जाएंगे, अगर आप यहां हो तो आप ही रह जाओगे। मेरी बात समझ में आई है? आपका जुड़ाव कितना है उस पे डिपेंड करेगा कि आप क्या करोगे। ठीक है, देवेंद्र भाई का जुड़ाव कितने तक था? जब इनको ले गई थी तो क्या हुआ, क्या किया? हाँ जी, तो पूरा हरियाणा आ गया ना। क्या आ गया? यहां से आ गए और दुनिया भर के भी साथ में जुड़ गए थे। तो आपका जुड़ाव कितना है इस पर निर्भर करेगा कि आप क्या करोगे। तो इसलिए अगर आपको पुलिस से बचना है, आपको प्रॉफिट के साथ डील करना है, और अगर आपको सरकार के साथ डील करना है, तो आपको अपनी सरकार, अपना ग्रुप, अपनी पहचान, अपना समूह बिल्ड करना होगा। ये पहली व्यवस्था है, राइट। तो आज हमें देखना पड़ेगा कि जनता सरकार मोर्चे का कोई भी एक साथी के ऊपर कोई भी एक अटैक करता है, उंगली रखता है, तो सारा जिला, सारी जनता साथ में है। आगे ना, ये हमको सुनिश्चित करना पड़ेगा और इस परिवार को लगातार बढ़ाते रहना पड़ेगा। बाकी जब तक वो नहीं है तो फिर आपको बीच में कोई दलाल ढूंढना पड़ेगा। साहिल भाई को हम रिक्वेस्ट करेंगे जब तक नहीं वह मैं कह रहा हूं, ठीक है। और उसकी जो व्यवस्था है, देख अगला जो मुद्दा है, ये गहरा मुद्दा है, इसके ऊपर हम लोगों ने बहुत व्यवस्थित शोध किया है। हम प्रॉमिस करते हैं अगला जो ट्रेनिंग सेशन होगा ना, वो स्पेसिफिकली पुलिस के साथ, वकील के साथ, जज के साथ, नेता के साथ कैसे डील करना है, यही ट्रेनिंग सेंटर होगा अगला। ये मुद्दा ओके, क्योंकि आज क्लोजिंग में है, आप सिर्फ बातों में बात होगी। आज हम अधूरी बात नहीं करते क्योंकि ये कंप्लीट करने का विषय है। हम मानते हैं ये विषय अगले ट्रेनिंग का रहेगा, राइट। हमें लड़ेंगे, मरेंगे, मरना नहीं है। ना किसी को मारना है, ना हमको मरना है। हमें प्रकृति ने जिंदा रहने के लिए और इस प्रकृति को, समाज को जिंदा रखने के लिए बुलाया है, और हम अपनी भूमिका पहचान रहे हैं। इसलिए हमें कोई मरने की उतावल दिखानी नहीं है। हमें क्या करना है? खुद को, अपने जज्बे को, अपनी भावना को, अपने विजन को, अपने प्रयास को और अपनी व्यवस्थाओं को जिंदा करने के लिए जिंदा रहना है। और उसके लिए हम मिलजुल कर प्रयासरत रहेंगे, अपनी क्षमता को लगातार विकसित करते रहेंगे और अपने आप को लगातार रेप्लिकेट करते रहेंगे। यही हमारा स्वावलंबन है, यही हमारे मोर्चे का आगे का स्टेप है। थैंक यू वेरी मच। संजीव भाई के शानदार सेशन के लिए एक बार स्पेशल क्लैप शुरू करेंगे। गो। लागे रहोगे सांस।